नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सीजन 4 में आप सबका स्वागत करता हूं। हम फिर लौटे हैं देश भर से जुर्म की कहानियां लेकर। ये रियल लाइफ केसेस हम सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए आप तक नहीं लेकर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप, हम और सारा भारत देश इन केसेस से सीखे और हम सतर्क रहें। इस सीजन के केसेस में जो जाने गई वो बच सकती थी, जुर्म रोका जा सकता था। हर जुर्म होने से पहले दस्तक देता है, पर अक्सर कान सुन नहीं पाते, और कभी सुन भी लेते हैं तो उस दस्तक को पहचान नहीं पाते। एक नजर जिससे हर लड़की, हर औरत वाकिफ है। वो उसे महसूस तो करती है, घिन भी आती है, लेकिन उसे पहचानने से झिझकती है। यह कहकर टालती है कि वो आदमी पागल है। आठ मार्च 2011, नई दिल्ली। दिल्ली के चटवाल परिवार में रोज की तरह सुबह की भागदौड़ मची हुई थी। सुबह की पहली किरण की तरह 20 साल की सारिका इस घर में जिंदगी बिखेरती थी। सारिका, हम रोहित का डब्बा बैग में डाल देना। हाँ भैया। दोनों भाइयों का एक माँ की तरह ख्याल रखती थी। सारिका की बच्ची। अपने पिताजी के जिगर का टुकड़ा और अपनी माँ की सबसे खास सहेली सारिका चटवाल परिवार की धड़कन थी। सारिका अपना ये रूटीन निभाकर ही कॉलेज जाती थी। ओके पापा, बाय बाय। बाय बेटा। बाय मम्मा। बाय बेटा। 8 मार्च 2011 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। सारिका अपने परिवार को टाटा बोलकर अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ी। उसी दिन सारिका को अपनी जिंदगी से भी अलविदा कहना पड़ा। Look! You dumb! Look! You... सारिका का कॉलेज यहां से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है। ऐसे महफूज माहौल में सारिका की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। सिर्फ सारिका का परिवार ही नहीं, बल्कि सारी दिल्ली इस हत्या से हिल गई। सारिका की मौत ने देश की राजधानी में हलचल मचा दी। आक्रोश सड़कों पर उमड़ आया। दिल्ली प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, We want justice!
सारिका को न्याय दिलाओ, सारिका को न्याय दिलाओ। We want justice! सारिका को न्याय दिलाओ, सारिका को न्याय दिलाओ। दिल्ली प्रशासन, जिस इलाके में सारिका की हत्या हुई थी, वहीं पर 5 महीने पहले इसी इलाके में एक बीपीओ की महिला कर्मचारी का चलती गाड़ी में बलात्कार हुआ था। जनता के रोष का सबसे बड़ा निशाना दिल्ली पुलिस बनी। जरूरत पड़े तो सारा शहर खोद डालो, जो मर्जी करना है करो। आई वॉन्ट दिस मैन। प्रेशर बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम। दिल्ली पुलिस के सबसे होशियार और जाबाज ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स की टीम्स तैयार की गई। सभी टीम्स का एक ही मात्र लक्ष्य था, सारिका के हत्यारे के गले में कानून का फंदा। घटनास्थल पर पहुंचकर दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। हटो हटो। अभी इस ब्रिज पे फोन हुआ था, देखा क्या तुमने? तूने देखा क्या इस ब्रिज पे अभी फोन हुआ आप था? उसके बारे में कुछ भी बता सकते हो? कौन था? देखा कई लोगों ने, पर शक्ल किसी को ठीक से याद नहीं। याद नहीं या फिर याद करना नहीं चाहते? कोई सामने नहीं आना चाहता? शेरा एक पॉइंट के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा है। शायद सड़क पर बहुत भीड़ थी, इसलिए बौखला गया है। इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है और किसी ने भी कातिल को नहीं देखा। हर चीज यूं की त्यों है। वो कुछ भी लेकर नहीं गया, बस गोली मारी और भाग गया। शायद उतना ही करने आया था, कर गया। मुझे लगता है कि लड़की और कातिल के बीच कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर है। नहीं इंस्पेक्टर, मेरी बच्ची बॉयफ्रेंड वाली लड़की नहीं थी, जान थी मेरी। मार दिया बच्ची को। क्यों भाई, क्यों? नो सर, स्टूडेंट नहीं था। कम से कम हमारे कॉलेज का तो बिल्कुल नहीं था। होता तो यूं पहचान लेता। और सारिका का तो किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, फ्रेंड टाइप की थी, किसी से झगड़ा नहीं या कुछ नहीं। वो दिखने में कैसा था? फेस ठीक से देखा नहीं, बस पीछे से देखा था जब वो भाग रहा था। मैंने उसको चेस किया था। पीछे से? कुछ तो बता सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ सर। सारिका के दोस्त आशीष ने कातिल का हुलिया बताने की पूरी कोशिश की। बड़ी मेहनत के बाद एक तस्वीर उभरी। अभी धुंधली थी, पर एक तस्वीर तो थी। कौन है ये? हम इसे नहीं जानते। मैं भी नहीं बता सकता। I really don't know. मैडम, इसे पहचानती हैं? नहीं सर। ध्यान से देखिए, यहीं कहीं आसपास देखा हो कॉलेज के। सारिका के कॉलेज के सभी दोस्तों ने कहा कि उन्होंने इस शख्स को पहले कभी नहीं देखा था। पुलिस मानो एक अंधी गली के अंत तक पहुंच गई थी, पर ना तो कत्ल के कारण का पता चला था और ना ही कातिल के बारे में कोई जानकारी मिली थी। क्या सारिका को गलती से मारा गया था या फिर ये एक ब्लाइंड शूटिंग का केस था, जहां बंदूकधारी को ये पता तक नहीं था कि वो किसे मार रहा है। शहर के छोटे बड़े सभी हिस्ट्री शीटर्स का राउंड अप शुरू हो गया। पुलिस ने इन हिस्ट्री शीटर्स की कड़ी पूछताछ की। लगभग 100 से अधिक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से भी पूछताछ हुई।
इनमें डे स्कॉलर्स और हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी दोनों शामिल थे। पर इन सारी कोशिशों के बावजूद कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग रहा था। अब बहुत बड़े पैमाने पर सारिका के कातिल के लिए जाल फैलाया गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वैकुंठाय। सारिका का परिवार इस गहरे सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सारिका को इस तरह खो देंगे। भारत के हर बड़े शहर में छात्राएं बेझिझक घुमा करती हैं, पर आंकड़े बताते हैं कि छात्राओं पर हो रहे जुर्म बढ़ोतरी पर है। इनमें अज्ञात कातिलों के हाथों युवतियों की हत्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये एक गहरी चिंता का विषय बन गया है। पुलिस को शक था कि सारिका जरूर कुछ जानती थी जो उसने शायद नजरअंदाज कर दिया था। दूसरा शक यह था कि शायद सारिका अपने हत्यारे से परिचित थी। आखिरकार इस केस के अंधकार में एक रोशनी की किरण पहुंच गई। पुलिस के खबरी ने एक जबरदस्त टिप दी। सलाम साहब। बोल साहब, कुछ बातें हो रही थी साहब। क्या बातें हो रही थी साहब? जो तस्वीर आपने बनाई है ना साहब, उसको कुछ लोग शायद जानते हैं। कौन है वो लोग? साहब, नारायणा इलाके के 3 लोग हैं साहब। ये नारायण है तो वही इलाका है ना जहाँ वो सारिका रहती थी? वही तो साहब। थाने आएंगे वो लोग? कोशिश करूंगा साहब। बेटा, कोशिश करने के पैसे नहीं मिलते। जी साहब। समझा? थाने आने ही चाहिए। जी साहब। ठीक है, सलाम साहब। चल जा। सब कुछ साल पहले हमने एक बंदे को पीटा था। तो कुछ नहीं साहब, वो बंदा शायद यही था, श्याम सिंह। क्यों पीटा था? साहब, हमारे नारायणा इलाके की एक लड़की को ये कमीना रोज छेड़ता था। कौन थी वो लड़की? यही थी साहब। कब की बात है ये? 3-4 साल पहले की बात है। 3-4 साल यानी 2007। सारिका ने 2007 में हाई स्कूल पास किया था। ये आदमी अब कहाँ मिलेगा? साहब, ये नारायणा में कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है। तुम्हें कैसे पता? साहब, जिस दिन इसकी पिटाई की ना, इसके 2 साथी वहाँ पर आ गए। वो भी इसके साथ वहीं कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे। उन्होंने आकर इसे बचा लिया और ले गए, वरना तो इस दिन उसकी खैर नहीं थी। अरे क्या हुआ? समझा देना इसको, सुअर के बच्चे को। आज के बाद हमारी मोहल्ले की किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो साले की आंखें फोड़ दूंगा। समझा देंगे, अगली बार से नहीं होगा। अगली बार से ऐसा हुआ ना तो समझाने लायक नहीं छोड़ूंगा। देखता क्या? चल निकल साला। चल ना। तुम्हारे भी साला। चल तेरी साले यहाँ से। अबे चल ना। उसके वो दोस्तों का नाम क्या था? साहब, एक का नाम मुनीर और दूसरे का अफरोज। मैं ये बात पहली बार सुन रहा हूँ। एक बार नहीं, ये आदमी 2 बार पिट चुका है श्याम सिंह, और वो भी आपके मोहल्ले वालों से, और आपको पता ही नहीं है। नहीं, सारिका ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। अगर बता दी तो हमें पुलिस कंप्लेंट करते ना। इस आदमी को तो मैं। ये आदमी श्याम सिंह कौन है? यहीं पास के कारखाने में काम करता था। अभी कहाँ है? अभी का तो पता नहीं,
लेकिन बहुत जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। पुलिस ने अपने खबरी को काम पर लगा दिया। साहब, श्याम सिंह को 2007 में छेड़खानी की इस घटना के बाद फैक्ट्री के मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। अब वो कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। हाँ, लेकिन उसके 2 दोस्त। कौन? मुनीर और अफरोज? जी, वो दोनों रोहिणी में रहते हैं, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। 2 दिन पहले ही वो लोग गांव चले गए। यानी 8 तारीख को? जी। इन दोनों का इस कत्ल में कुछ ना कुछ हाथ होगा। सब मुनीर, अफरोज और श्याम सिंह, ये तीनों एक ही गांव के, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश? जी। दिल्ली पुलिस अब यूपी में दाखिल हुई, सीतापुर में मुनीर और अफरोज को ढूंढने के लिए। सर, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया, मां की कसम। मैंने मुनीर और अफरोज ने ना भागने की कोशिश की और ना ही कुछ छुपाने की। डर के मारे उन्होंने सब कुछ उगल दिया। साहब, श्याम सिंह ने उस लड़की का कत्ल किया साहब। कैसे पता? उसने खुद हमें बताया था। कब? कत्ल के तुरंत बाद। कहाँ मिलेगा ये श्याम सिंह? साहब, हम गुड़गांव स्टेशन पर अलग हो गए थे साहब। हम डर गए थे साहब। गोली मार दी, उसी लड़की को गोली मार दी। पागल हो गया है क्या? साले, गोली क्यों मारी तूने? अबे बोलता क्यों नहीं? कुछ मत बोल। अब ना हमें कुछ बोलना है और ना ही कुछ सुनना है। साला खुद तो डूबेगा, हमें भी ले डूबेगा। सही बात है, बहुत झेल लिया इसे। दोस्ती दोस्ती गई भाड़ में। तू जा अपने रास्ते और मैं चला अपने रास्ते। अरे भाई, मुझे मत छोड़ के जाओ यार। देख श्याम सिंह, खून तूने किया है, तेरे लिए हम क्यों फांसी पे लटके? साला, इसके साथ तो 2 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। पागल हो गया है ये, पागल। चल यार। अरे रुक जाओ भाई। इस वक्त कहाँ मिलेगा? साहब, मुंबई। मुंबई? हाँ साहब, कुछ सालों से मुंबई में ही रहता था। वो दिल्ली सिर्फ खून करने के लिए आया था? खुदा कसम साहब, अगर हमें पहले पता होता तो साले को अंदर लेते ही नहीं। साहब, वो जनवरी में आया था, बहुत पुराना दोस्त था, बहुत समय बाद आया था, सो हमने भी रहने दिया। क्या कांड करके गया साहब? कुछ अता पता मुंबई का? नहीं साहब, हम लोग तो पहले मुंबई कभी गए ही नहीं है। मुंबई के बारे में कुछ नहीं पता। अबे साले, कुछ तो बताया होगा मुंबई के बारे में, बातों बातों में। साहब, वो एक जगह का नाम लेता था, नए गाँव। वहाँ कोई जगह है क्या नए गाँव? जी हाँ साहब, श्याम सिंह यहीं रहता है मेरे साथ। रिश्तेदार है तेरा? नहीं साहब, दोस्त है मेरा। क्या हुआ साहब? कहाँ मिलेगा तेरा ये दोस्त? बोला नहीं साहब, 1 महीना पहले जो गया तब से अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है साहब। पर कल रात को मुझे मोबाइल दिया था साहब। क्या कह रहा था? बोला नाके के पास जो एवरेस्ट रेस्टोरेंट है, सुबह 11 बजे मिलना। अगर श्याम सिंह नहीं आया ना तो तू चलेगा हमारे साथ थाने, समझा ना? साहब, श्याम सिंह ने जो बोला मैंने आपको वही कहा साहब। वो नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती है साहब? मुझे तो पता ही नहीं साहब क्या हुआ और क्या नहीं। मुझे जाने दो साहब। बेटा, हम भी नहीं चाहते कि तू हमारे साथ रहे। जैसे ही श्याम सिंह आएगा तेरी छुट्टी।
साहब वो रहा श्याम सिंह। वो? हाँ साहब। बस तू यहाँ चुपचाप करके खड़े रहे, चुप हो जा। चल 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 चल। कौन है आप लोग? कौन? तुझे बताते हैं। आप कौन हैं? चल चल। सारिका की हत्या के ठीक 4 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने उसके हत्यारे श्याम सिंह को ढूंढ निकाला और उसे हिरासत में ले लिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि श्याम सिंह को अपने किए पर रत्ती भर का भी पछतावा नहीं था। आरोपी को देखकर सारिका के घर वालों की वही प्रतिक्रिया थी जो स्केच देखकर हुई थी। उन्होंने कभी इस शख्स को पहले देखा तक नहीं था। क्यों मारा सारिका को? सारिका? कौन सारिका? वही सारिका जिसको तूने गोली मारी। उसका नाम सारिका था? श्याम सिंह को तो सारिका का नाम तक नहीं पता था और उसने सारिका की हत्या कर दी। सारिका भी न श्याम सिंह का नाम जानती थी और ना ही उसे उसके बारे में कोई जानकारी थी। फिर हत्या का कारण क्या था? ऐसी भी क्या नफरत थी? साहब बहुत प्यार करता था मैं उससे, उसको घरवाली बनाना चाहता था। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, बहुत खूबसूरत थी वो। मेरी घरवाली बनने के लायक थी वो। सारिका श्याम सिंह की विकृत नजर की पहली शिकार नहीं थी। अपने गांव में भी श्याम सिंह अपनी बुरी नजर के लिए मशहूर था। श्याम सिंह अपनी बदतमीजियों के लिए कई बार पिट चुका था। उसे गांव से तड़ी पार कर दिया गया। 2007 में वो अपने दोस्त अफरोज और मुनीर के साथ रोजगार की तलाश में दिल्ली आया। जिस कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में श्याम सिंह काम करता था, वो फैक्ट्री सारिका के घर के बिल्कुल पास थी। साहब मैं तो बस रोज चुपचाप देखता था उसको, पता नहीं वो मुझसे इतना क्यों चिढ़ गई थी। भैया 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 वो लड़का मुझे छेड़ रहा है। बात साले, मुझे बहुत पिटवाया उसने। मेरी नौकरी भी चली गई। मैं दिल्ली छोड़कर मुंबई चला गया। लेकिन मुंबई में भी वो बहुत याद आती थी मुझे। साहब मैं उसको बहुत प्यार करता था, वो मेरी घरवाली बन के बहुत खुश रहती साहब। उसको यही बात बताने तो मैं दिल्ली आया था। 1 महीने से तो मौका ढूंढ रहा था मैं। तो साहब जब मौका मिला तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी वो साहब। सुनिए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। डरिए मत, कुछ नहीं करूंगा आपको। डरोगे तुम? शोर मचाऊंगी तो फिर से पिटोगे। मैं फिर लौटूंगा और अपने दिल की बात बोल कर ही रहूंगा। क्या? जाओ यहाँ से। अरे सुनिए, आप भी अपने दिल की बात बोल दीजिए ना। मुझे पता है आप भी मुझे बहुत चाहती हैं। आप मेरी हो। मैं आपको बम्बई ले जाने के लिए
सारिका के कत्ल के 3 दिन पहले श्याम सिंह उससे मिला था। सारिका ने इस वाकये का जिक्र किसी से नहीं किया। उसे लगा होगा पागल आदमी है, अब नहीं लौटेगा। हम खाना खा ले। श्याम सिंह अंदर से चिढ़ गया था, सारिका से बदला लेने के लिए उतावला हो गया था। मैं उस लड़की को सबक सिखाना चाहता था। मैंने 2000 रुपए दिए और गुड़गांव से कट्टा खरीदा। फिर गया उस लड़की के पीछे। पर सही मौका नहीं मिल रहा था। मैंने कहा कल देख लूंगा। अगले दिन मैं उसके घर से ही उसके पीछे पीछे चलने लगा। साहब वो बहुत अच्छी थी, मेरी घरवाली बनती तो जिंदगी बन जाती उसकी। अब किसी और की घरवाली कभी नहीं बन पाएगी। श्याम सिंह की मानसिक हालत की जांच हुई। उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नामक मानसिक विकार पाया गया। इस बीमारी में मरीज किसी एक व्यक्ति, चीज या विचार को चाहते हुए भी अपने दिमाग से हटा नहीं सकता। सारिका को पता नहीं था कि वो श्याम सिंह का ऑब्सेशन बन गई थी। उसे पता नहीं था कि वो श्याम सिंह के दिमाग में मानो एक पोस्टर की तरह चिपक सी गई थी। क्राइम पेट्रोल सीजन 4 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शादी करोगे मुझसे? प्यार करता हूँ तुमसे। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। तुम झूठे निकले तो? मुझे भूल गए तो? कभी नहीं, हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। प्यार करता हूँ तुमसे। झूठे निकले तो? कभी नहीं। आई लव यू। कहते हैं प्यार में दिमाग काम नहीं करता, और अगर प्रेमी युवा हो तो दिल भी पीछे रह जाता है। रह जाते हैं तो सिर्फ लावे की तरह उबलते जज्बात, जिन्हें गलतफहमियां और जलन और आग देते हैं। 21 नवंबर 2010 अहमदाबाद की रहने वाली पूनम रोज की तरह अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ी। कॉलेज गांधीनगर में था। सुबह के 9 बजे थे। पूनम ने अपनी स्कूटी वहीं पार्क की जहां रोज करती थी। रोज की तरह वही स्टेट ट्रांसपोर्ट बस ली जो उसे गांधीनगर ले जाया करती थी।
हाँ छोटी, बोल। भैया आज ना आने में थोड़ा सा देर हो जाएगी। क्यों? वो क्या है ना, मैंने एक असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और मैं अभी लाइब्रेरी में हूँ भैया। ओके छोटी। अच्छा सुन, तुझे अगर पिकअप करना हो तो मुझे बोल देना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? और हाँ, घर आने में लेट मत करना, टाइम पर आ जाना। ओके भैया, लेट नहीं होगा। बाय। ओके बाय। हाँ मयूर, बोल। गौरव, पूनम कहाँ है? पूनम कॉलेज में है, उसका कोई असाइनमेंट था, मुझे बता रही थी, फोन आया था उसका। बोल रही थी कुछ आने में देर हो जाएगी उसको। एक काम कर, उसके सेल पे ट्राई करना। 1.5 घंटे से फोन ट्राई कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। नेटवर्क नहीं होगा यार। उसका फोन स्विच ऑफ है गौरव। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, उसके दोस्त लोगों को फोन करके पूछता हूँ, ठीक है? ओके। शू आज से गौरव? कुछ नहीं, वो छोटी का सेल स्विच ऑफ बता रहा है। पूनम के भाई ने उसे फोन करने की कोशिश की पर उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। पूनम का भाई और उसके पिता पूनम की कॉलेज लाइब्रेरी पहुंचे और वहां उन्हें पता चला कि पूनम ने उन्हें फोन पर झूठ बोला था। देर रात हो गई थी लेकिन पूनम की कोई खबर नहीं मिली। उसका सेल फोन स्विच ऑफ ही रहा। पूनम अपने परिवार से झूठ बोलकर कहां चली गई थी? नहीं गौरव भैया, पूनम लाइब्रेरी में नहीं थी, वो हमारे साथ थी। और सर, वो बस में भी हमारे साथ थी। तुमसे आखिरी बार कब बात हुई पूनम की? सर हम हाईवे पे उतरे, उसके बाद अपने अपने घर चले गए। वहां से वो कहाँ गई होगी? सर वो नॉर्मली मॉल की तरफ जाती थी और वहां से अपनी स्कूटी लेती थी और घर की तरफ चली जाती थी। लेकिन सर उसने मुझे 5:15 बजे फोन किया था और मुझसे कहा था कि वो लाइब्रेरी में है। तो सर 5:15 बजे जो फोन आया था वो एसजी हाईवे से आया था सर। 6 बजे पूनम का फोन स्विच ऑफ हुआ और 5:45 पर उसके सेल पर आखिरी कॉल आया और 5 बजे भी उसके सेल पर उसी नंबर से फोन आया था। सर वो नंबर मेरा है, एक्चुअली मैंने उसको 2 बार फोन किया था। आप कौन? सर मैं पूनम का मंगेतर हूँ। लेकिन सर मेरी बहन मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? आपकी बहन है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हो सकता है कोई परेशानी हो, कोई पारिवारिक झगड़ा हो। पुलिस को पूनम की स्कूटी वहीं से मिली जहां वो रोज पार्क करके कॉलेज जाया करती थी। स्कूटी नहीं लेके गई, लगता है कोई और प्लान था उसका। आपकी सिस्टर की मंगनी अरेंज थी? हाँ बिल्कुल। पर क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि वो इस मंगनी से खुश तो थी ना। पहले को कोई अफेयर या कोई बॉयफ्रेंड? मयूर और पूनम की सगाई को अब 1.5 साल हो गए। मनसुख भाई और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, हम लोग साथ ही काम करते हैं और मयूर मेरा ही दिकरा है। मयूर से पहले पूनम की सगाई एक डॉक्टर के साथ हुई थी जो बाद में टूट गई। फिर मुझे लगा पूनम हमारे मयूर के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? एक बात बताइए, उस डॉक्टर के साथ आपकी बेटी की सगाई टूटी क्यों? क्या किसी और से प्यार करती थी? नहीं, वो मुझसे प्यार करती है। डॉक्टर से पहले बाद में कोई होता तो वो मुझे जरूर बताती। हम दोनों एक दूसरे के साथ हर बात डिस्कस करते हैं। वो मेरे साथ बहुत फ्रैंक है। आज से 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है, 24 अक्टूबर को। उसने कहा था मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल अरेंज करूंगी। मुझे झूठ क्यों बोलेगी? इसका मतलब ये है कि वो अपने माँ बाप से बिल्कुल प्यार नहीं करती। अपने भाई से, जिसके साथ उसने झूठ बोला, हाईवे से फोन कर रही है और बोल रही है कि वो इस वक्त कॉलेज की लाइब्रेरी में है। उसके बाद तुमसे बात हुई, राइट? सर हमारे दिन में 10 या 12 बार बात होती है। एक बात बताओ, जब तुमसे उसके बाद बात हुई थी तो उसने बताया कि वो हाईवे से कहाँ जा रही है? अरे कहीं तो गई होगी, कुछ तो लिया होगा, ऑटो, टैक्सी, या फिर कोई उसे पिक करने आया हो। अगर उसे कोई पसंद भी आ जाएगा तभी वो भाग कर नहीं जाएगी। वो ऐसा नहीं कर सकती है। जब तुम्हारी उससे बात हुई तो उसने तुम्हें बिल्कुल नहीं बताया कि वो हाईवे से कहाँ जा रही है। इसका मतलब है कि वो
कुछ ना कुछ छुपा रही है। अगले 3 दिनों तक पूनम की कोई खबर नहीं थी। पूनम और उसके मंगेतर की फैमिली शॉक में चली गई। उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि शायद पूनम किसी के साथ भाग गई है। कहां थी पूनम और किस हालत में थी? अचानक 3 दिन बाद पूनम के बारे में खबर आई। लाश पूनम की थी। वॉच 12:45 पर रुक गई है। अब ये दिन के है या रात के, ये तो एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर साहब, कोई घाव या चोट का निशान? नहीं, ऐसी तो कोई निशानी नजर नहीं आई, लेकिन उसके फेफड़े में पानी भरा है। मतलब ये कि जिस वक्त ये पानी के अंदर थी उस वक्त जिंदा थी? करेक्ट। अगर पानी में उसकी सांसें नहीं चलती होती तो पानी अंदर जाता ही नहीं। इंस्पेक्टर गोहिल, देयर आर फुल चांसेस कि ये लड़की ने सुसाइड किया है। नामुमकिन है ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी पूनम इतनी कमजोर नहीं थी कि वो आत्महत्या करे। नहीं कर सकती वो आत्महत्या। सही कहते हैं बापूजी आप। पूनम ऐसा नहीं कर सकती। देखिए, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से कह रहा हूँ। पूनम की बॉडी बहुत खराब हो चुकी है और मैं बहुत जल्दी उसका दूसरा पोस्टमार्टम करवाने वाला हूँ, ये पता करने के लिए कि आखिर उसकी मौत कितने बजे हुई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी खुश थी वो। अभी कुछ दिनों पहले नवरात्रों में हमने धमाल किया था। उसने कहा था मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हूँ, और क्या मिला है मुझे? सरप्राइज। ये सरप्राइज मिला है मुझे, ये सरप्राइज। देखिए मिस्टर मयूर, अपने आप को संभालिए। हम आपकी मंगेतर पूनम को वापस तो ला नहीं सकते, मगर उसकी मौत का राज जरूर पता कर सकते हैं। संभालिए अपने आप को। ये नहर शॉपिंग मॉल से 10 मिनट की दूरी पर है। सर, पूनम शॉपिंग मॉल के पास ही अपनी स्कूटी पार्क करती थी। पूनम जहां उतरती थी बस से, वहां से ये जगह 15 मिनट की दूरी पर है। मतलब ये कि बस स्टॉप से उतरने के बाद वो अपनी स्कूटी के लिए बढ़ी और उसी बीच कुछ हुआ। सर, स्कूटी के पास जाने के बजाय नहर के पास चली गई होगी और कूद गई होगी। पहले से ही सोच लिया होगा सर, प्लानिंग की होगी। आशीष, तुमने बॉडी को अच्छे से स्टडी किया? रिस्ट वॉच और सगाई के रिंग के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। उसका ना बैग, ना पर्स, ना सेल फोन। वो सारी की सारी चीजें कहाँ हैं? कोई भी सुसाइड करने वाला आदमी इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता। एक्सक्यूज। हेलो इंस्पेक्टर गोहिल, मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। उसी रात जब वो गायब हुई थी? हाँ, तकरीबन 12:15 और 12:25 के बीच में मौत हुई थी। मतलब ये कि उसकी घड़ी रुकने के ठीक 20-22 मिनट के बाद? दैट्स राइट। ओके डॉक्टर, थैंक यू। सर, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। लड़की की एक भी चीज़ हाथ में नहीं आई। आशीष, हाईवे पे अपनी सहेलियों से मिलने के बाद 7.5 घंटे बाद उसकी मौत हुई और उसके ठीक 4 घंटा 45 मिनट पहले उसकी मयूर से आखिरी बार बात हुई। सर, उसी दौरान ही कुछ हुआ होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने सुसाइड कर लिया? आत्मा कभी मरती नहीं है। एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, दूसरे के शरीर में चली जाती है। ये रिस्ट वॉच मैंने उसको दी थी उसके लास्ट बर्थडे पर। वो कभी टाइम पे नहीं आती थी।
रास्ते को टाइम से पहले ही चली दी है। पूनम ने आत्महत्या नहीं की कांति, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने आत्महत्या नहीं की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ आत्महत्या की तरफ इशारा कर रही थी, पर पूनम का परिवार इस बात पर अड़ा रहा कि आत्महत्या का केस नहीं था। पुलिस अब दबाव में आ गई और इस केस में मर्डर का एंगल टटोलने लगी। पूनम की लाश मिलने से लेकर अगले 2 दिन तक यह केस मानो रोलर कोस्टर पर सवार था। एक से एक नए पहलू उभरे, हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। नहीं सर, पूनम का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। मयूर से पहले उसकी एंगेजमेंट एक डॉक्टर के साथ हुई थी जो टूट गई थी। ये डॉक्टर कौन था, कहाँ का था, कुछ बता सकते हैं आप लोग? देखिए, पूनम के बारे में जान के मुझे बहुत दुख हुआ। सर, वो मेरा अतीत था। आज मैं हैप्पीली मैरिड हूँ, और वैसे भी हमारी सगाई टूटने के बाद हम दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता रहा ही नहीं। ये सगाई क्यों टूटी डॉक्टर? वेल, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। आप पूनम के माता पिता से जाके क्यों नहीं पूछते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और ये रिक्वेस्ट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन है। देखिए, मैं अपने कानूनी अधिकार अच्छे से जानता हूँ। आप चाहे तो मेरे फोन्स, मेरी डायरीज, मेरे स्केड्यूल वगैरह चेक कर सकते हैं, पर मैं कोई पर्सनल बातें नहीं करना चाहता। प्लीज़। सर, मयूर बहुत प्यार करता था पूनम से, मंगेतर थी उसकी। मयूर की कोई और गर्लफ्रेंड थी? मतलब सर, पूनम के साथ साथ में? हाँ, साथ में या उससे पहले? नहीं सर, साथ में तो मुझे नहीं लगता, पर हाँ जब हम हाई स्कूल में थे तब एक थी सर। कौन? जी एक लड़की थी सर। लड़की? थैंक यू। उसका कोई नाम था? सोनल। हाँ सर, सोनल गणात्रा। थैंक यू। डॉक्टर मुझे ठीक लगा सर, साफ बात करता है, कोई खोट मालूम नहीं होती। और वो लड़की सोनल गणात्रा, उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, दुबई में रहती है अपनी फैमिली के साथ। सोनल और मयूर हाई स्कूल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। ये सोनल का क्या चक्कर है? सोनल मेरी एक्स है, सालों पहले की, लेकिन उसका इस केस से क्या ताल्लुक है? भाई आप सारे लोग ये बोल रहे हो जोर देकर कि पूनम ने सुसाइड नहीं किया, मतलब कि उसका मर्डर हुआ है। अब इस केस का ताल्लुक तो सबके साथ में, आपके साथ भी। आई डोंट बिलीव दिस। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? बिल्कुल शक कर रहे हैं, और अब आपका फर्ज बनता है कि आप हमें सब कुछ साफ साफ बताएं। चलो मुझे जल्दी से बताओ कि ये सोनल के साथ आपका अफेयर क्यों टूटा? कमाल करते हैं आप, रिश्ता था, टूट गया। हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि हम साथ में नहीं रह सकते, अलग हो गए। That's it. वैसे हम सबको पता था मयूर और सोनल के बारे में, लेकिन वो तो बहुत पहले की बात थी। दोनों परिवार वालों को दोनों बच्चों के अतीत के बारे में मालूम था। हम दोनों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दरअसल हम तो बहुत खुश थे कि ये दोनों मिलकर अपनी अपनी बुरी यादें मिटा देंगे। देखिए सर, अब खामों का हम घर वालों पर शक कर रहे हैं। ये पक्का किसी थर्ड पार्टी का काम है। आपकी बहन के ऊपर कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, बस मर्डर। और मुझे पक्का यकीन है कि वो कातिल को बहुत अच्छे से जानती थी। मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए। 20 ले ले, लेकिन वो जो मयूर, पूनम और गौरव की फेसबुक अकाउंट की पूरी डिटेल्स चाहिए। फेसबुक युवा पीढ़ी की सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है, मतलब इंटरनेट पर अड्डा। और इस केस को सुलझाने में यह अड्डा काफी महत्वपूर्ण रहा। सर, मुझे तीनों के फेसबुक अकाउंट की सारी डिटेल्स मिल गई है। मयूर लगातार सोनल के टच में रहा है। हाँ सर। सारी गलती तुम्हारी है मयूर। अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में वापस चाहते हो तो तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा, और जल्दी चुनना होगा। सर, ये तीसरा मैसेज देखिए। ये मयूर ने अपने दोस्त हितेन को भेजा है। यार हितेन, तू प्लीज सोनल को फोन करके बोल
कि मुझे कुछ दिनों के लिए फ़ोन ना करे। सर ये हितेन काम का लड़का लगता है। राइट, बुलाओ सर। हितेन मयूर का खास दोस्त था, दोनों एक साथ पढ़ते थे। ये आप क्या बात कर रहे हैं सर? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। पर हमें कुछ कुछ पता है। दरअसल काफी कुछ पता है। 21 अक्टूबर की शाम 6 बजे पूनम हाईवे से गायब हुई और उसी हाईवे पे शाम 6 बजे तुम और तुम्हारा फोन मौजूद था। सर हाईवे पर से हजारों लाखों लोग रोज गुजरते हैं, मैं भी शायद कहीं आ जा रहा था सर। वो भी रिकॉर्ड है हमारे पास। शाम 7:30 बजे तुम्हारा फोन उस नहर के पास मौजूद था जहां पर हमें पूनम की लाश मिली। वहां पर तो हजारों लोग नहीं थे, शायद तुम गए होगे वहां पर टहलने के लिए। दरअसल मुझे तुम पर बहुत ज्यादा शक है और कानून मुझे इजाजत देता है कि मैं तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार कर लूं। आगे की सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं सर, सर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए सर, मेरा पूनम से रियल में कोई वास्ता नहीं था। मयूर और सोनल के साथ तो है। मयूर ने तुमसे कहा था कि फेसबुक पर तुम सोनल को ये कहो कि वो 2-4 दिन तक तुमसे बात ना करे। अब तुम कहोगे कि ये फेसबुक झूठा है, दरअसल तुम झूठे हो हितेन। सर मयूर नहीं चाहता था कि उस पर कोई डाउट जाए। किस तरह का डाउट? यही सर। किस तरह का डाउट? मयूर इन्वॉल्व है सर। पूनम के गायब होने में मयूर का हाथ है सर। जो सच सामने आया वो सिर्फ कड़वा नहीं, जहरीला था। इस सच ने पूनम और मयूर दोनों के परिवारों को जीते जी मार दिया। मयूर तुम्हारा दोस्त हितेन जितना जानता था सब उगल चुका। अब पूरी कहानी मुझे तुमसे सुननी है, क्योंकि ये सारी कहानी तुम ही ने लिखी है। ना मैं पूनम से शादी करना चाहता था, ना सगाई। पापा ने फोर्स किया, उन्हें अपनी दोस्ती निभानी थी। मुझे लगा पूनम हमारे मयूर के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? और मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया। मैं सिर्फ सोनल से प्यार करता हूँ, सिर्फ सोनल और कोई नहीं। पूनम और मेरा रिश्ता एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन इस नवरात्रि में सब कुछ बदल गया। बाण लाग्या हरि ना बाण लाग्या मारे बायु ये नड़ियों मन राम ना बाण लाग्या। ये राम ना बाण लाग्या रे हरि ना बाण लाग्या। इस नवरात्रि को मैं सोनल से टकरा गया अचानक। हम 2 साल बाद मिल रहे थे। 2 साल में कुछ नहीं बदला था। हम दोनों उतने ही सीरियस थे जितने पहले थे। पूनम से छुटकारा पाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और सोनल के पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए तुम गलत रास्ते पर चल पड़े। ये स्पेशल तेरे लिए। 1 सेकेंड। हाय, अभी आधा घंटा पहले ही तो फोन किया था। क्या बात है, आज बड़े फोन पे फोन आ रहे हैं। प्यार आ रहा है। चुप पागल। अच्छा सुनो, मूवी चलें अभी? अभी? हाँ हाँ अभी। ना बाबा, हमारी सगाई हुई है तो क्या हुआ? पता है जब भी घर जाती हूँ हर बात में मम्मी डैडी पूछते हैं कहीं नहीं गई थी, शू करी हूँ, कौन कौन साथ था। अगर मूवी देखनी है तो पहले शादी करनी पड़ेगी। अच्छा लिसन, हम ऐसा करते हैं, अभी चल के शादी कर लेते हैं और उसके बाद सुहाग रात हम सिनेमा हॉल में बनाते हैं। चुप पागल। वैसे कौन सी मूवी का प्लान है? कोई भी। वैसे पिक्चर देखनी किस टाइम? मुझे ना तुम्हारे इरादे साफ साफ दिख रहे हैं मिस्टर मंगेतर। मैं चली घर, अब मिलते हैं मंडप में। अरे अरे सुनो सुनो, मैं मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली हितेन मेरे साथ बैठा हुआ है और उसके पास मूवी की 3 टिकट्स हैं। सो प्लीज तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। पर घर में क्या बोलूंगी, कोई नहीं मानेगा। घर पर कुछ भी कह देना, बोल देना कि आज कॉलेज में असाइनमेंट है, एक्स्ट्रा क्लासेस है, तुम कुछ भी कह सकती हो प्लीज। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। सफेद झूठ है ये, ओके? प्यार करने वाले इतना झूठ तो बोल सकते हैं।
देखो प्लीज, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। पूनम आई लव यू, प्लीज तुम आ जाओ। ओके, ट्राई करती हूँ। ओके, सी यू देन। पूनम ग्राफिक डिजाइन की स्टूडेंट थी और मयूर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। दोनों ने आपस में तय किया था कि अपनी अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वो शादी करेंगे। पर पूनम इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि सोनल मयूर की जिंदगी में लौट आई थी और मयूर ने जिंदगी के प्लान्स बदल दिए थे। पूनम, पानी। थैंक यू। पानी में नींद की गोलियां मिलाई गई थी, पर पूनम अपने मंगेतर अपने प्यार पर क्यों शक करती? खत्म हो गई। चल, इस कचरे कोई और फेंक देते हैं हाईवे पे, किसी को पता नहीं चलेगा। चल जल्दी कर। क्या हुआ? ओह शिट, मैं उसके हाथ से घड़ी निकालना भूल गया। मुझे लगा था उसकी बॉडी कभी नहीं मिलेगी। हर क्रिमिनल को ऐसा ही लगता है और लास्ट में उसकी लग जाती है। साले पसंद नहीं थी तो एक बार बोल दिया होता। मेरी छोटी को मारने की क्या जरूरत थी? मेरे बापू ने मेरे प्यार को मार डाला। मैंने कहा था ये सगाई नहीं करनी है, उन्होंने मेरी नहीं सुनी तो तुम लोग क्या सुनते? जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मयूर का प्यार पूनम के लिए कब नफरत में बदल गया, मासूम पूनम को इस बात का अंदेशा तक नहीं हुआ। मयूर के जुर्म ने उसकी प्रेमिका सोनल को अंदर तक झकझोर दिया। मयूर इस सगाई से खुश नहीं था। सोनल जानती थी कि मयूर अब किसी और का है। मयूर ने पूनम के साथ ब्रेकअप की बात तो छेड़ी थी, दरारें नजर आ रही थी, हवा में अनबन के सिग्नल्स तो थे, लेकिन पूनम शायद उन सिग्नल्स को पकड़ नहीं पाई। मयूर अगर पूनम को मार डालने की बजाय सगाई तोड़ देता तो क्या होता? दोनों परिवारों के बीच शायद रिश्ते टूट जाते, लेकिन 20 साल की पूनम जिंदा तो रहती। जान है तो जहान है। इस केस में एक मासूम की जान गई और 2 परिवारों का जहां लुट गया। हर जुर्म दस्तक देता है, ध्यान से सुनिएगा, जाने बच सकती। फिर मिलेंगे। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।